सिग्नल पर हरी बत्ती जल चुकी थी और ट्रेन ने बहुत ही हौले से रेंगना प्रारंभ किया था कि एक यात्री ने मेरे कूपे का दरवाजा खटखटाने लगी। मैंने उठकर शटर खोला। सामने एक छोटी सी अटैची थामे एक लड़की खड़ी हुई थी। गेहुआ रंग, लंबे छरहरे बदन तथा सामान्य से कुछ अच्छे नए नक्श वाली इस लड़की को देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई। सोचा कोई आदमी होता, उसके साथ बतियाते हुए दिल्ली तक का सफर आराम से कट सकता था। लड़की ने सामने 2 नंबर की बर्थ पर अटैची रखते हुए मुझसे पूछा, चाचा जी अगर इजाजत हो तो मैं कूपे का दरवाजा बंद कर दूं। अब चौंकने की बारी मेरी थी। ट्रेन अब तक प्लेटफॉर्म छोड़कर काफी आगे निकल चुकी थी। मुझ में और इस लड़की की आयु में अच्छा खासा अंतर था। लगभग इसी आयु की मेरी बेटी संध्या का विवाह हो चुका था। यदि आप असुरक्षा न महसूस करें तो कूपे का दरवाजा बंद कर सकती हैं, मैंने उत्तर दिया। लड़की धीरे से बुदबुदाई, सुरक्षा असुरक्षा वगैरह मैं बहुत पीछे अपने घर छोड़ आई। फिर उसने कूपे का दरवाजा बंद कर दिया तथा अपनी सीट से खिड़की से बाहर झांकने लगी। लड़की मुझे कुछ परेशान, घबराई हुई सी लग रही थी। इस मौसम में कोई पसीना आने जैसी बात न थी, फिर भी वह रुमाल से माथे पर बार बार उभर रही पसीने की बूंदों को पोंछ रही थी। गोविंदपुरी और पनकी स्टेशन निकल गए थे। लड़की ने अपना मुख मेरी ओर घुमाया। अब तक उसका पसीना काफी कुछ सूख चुका था। चाचा जी क्या मैं आपके थर्मस से थोड़ा सा पानी ले सकती हूँ? मैंने उत्तर दिया, उसमें पानी नहीं है, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। बेटी इसमें सिर्फ नींबू पानी है। अच्छा थोड़ा सा दे दीजिए। वह नींबू पानी का एक गिलास गटागट पी गई। 10 मिनट के बाद उसने फिर थर्मस की ओर देखा। मैंने उसे एक गिलास भरकर और दिया, जिसे वह धीरे धीरे पीती रही। अब वह अपेक्षाकृत सामान्य दिखाई देने लगी थी। दिल्ली में किस जगह पर जाना है तुम्हें? मैंने बात करने की गरज से पूछा। आपने कैसे जाना कि मैं दिल्ली जा रही हूँ? बड़ी आसानी से, मैंने सहजता के साथ उत्तर दिया। ये ट्रेन कानपुर से चलकर दिल्ली ही रुकती है। ओ, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बेटी। अब उसकी झिझक मिटने लगी थी। उसने उत्तर दिया, नहीं मालूम कि मुझे कहाँ किस जगह जाना है। और तुम अकेली सफर कर रही हो? हाँ दिल्ली, मैं अपने जीवन में पहली बार जा रही हूँ। मुझे लगा कि कहीं कोई है न कोई गड़बड़ जरूर है। ये लड़की शायद अपने आप को किसी बड़े संकट में डालने जा रही है। बेटी, मैंने स्पष्ट वादिता से काम लेते हुए पूछा। पहले बात को ठीक तरह से समझो फिर जवाब दो। मैं कह रहा था कि यह ट्रेन रात को करीब 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी और तुम्हें यह तक पता नहीं कि कहाँ जाओगी, किसके साथ रहोगी। नई दिल्ली स्टेशन पर राकेश मुझे लेने आएगा। कौन राकेश? राकेश मेरा प्रेम, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है। तो तुम अपने घर से भाग कर जा रही हो? फिल्मी संवाद की शैली में उसने उत्तर दिया। आप जो भी हो, जैसा भी चाहो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन मैं भाग कर नहीं जा रही हूँ। मैं एक नया घर बसाने, एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। दिल्ली में नया घर, नई जिंदगी। कुछ रुक कर मैंने अगला सवाल किया। तुम्हारी उम्र क्या है? 18 वर्ष और कुछ दिन। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है मेरे पास। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कानूनी कील कांटे से पूरी तरह से लैस होकर अपने घर से निकली हो। फिलहाल इस बात को जाने दो। ये बताओ तुम पढ़ी कहाँ तक हो? इंटरमीडिएट, प्रथम श्रेणी। मुझे 3 विषयों में विशेष योग्यता मिली है। अरे तुम्हारे सामने चिकनी सड़क जैसा उज्जवल भविष्य फैला हुआ है, फिर तुम यह सब क्या करने जा रही हो? चाचा जी मुझे कोई प्यार नहीं करता, न पिताजी और न ही माँ। दोनों की अपनी अलग दुनिया है। किट्टी, पप्पू, ब्रिज, क्लब, देर रात तक चलने वाली कॉकटेल पार्टियाँ, मेरे अलावा दोनों को सब कुछ अच्छा लगता है। उन दोनों की एक बात और मैं अब अच्छी तरह से जानती समझती हूँ, लेकिन घटिया बातें अपने मुँह से आपके सामने कहना क्या आसान होगा? चाचा जी घर के नौकरों के साथ मैंने अपना बचपन बिताया है। मेरे माता पिता या तो घर में होते ही नहीं हैं, और यदि होते भी हैं तो वे अपने अपने शयन कक्ष में सोए पड़े होते हैं। अब मैं कैसे कहूँ कि मुझे बचपन में ही बहुत खराब हो जाना चाहिए था। ये करिश्मा ही है कि मैं आज तक ठीक ठाक हूँ। अकस्मात मुझे लगा कि चारों तरफ फैलती जा रही शून्यता के बीच मेरी प्यारी बेटी संध्या मुझसे बातें कर रही है। बेटी तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? अमला नाम है मेरा। राकेश को कैसे जानती हो? मेरे मोहल्ले का लड़का है, कॉलेज में मुझसे आगे था, एमए कर चुका है। वो करता क्या है? कुछ नहीं। तो फिर दिल्ली में तुम दोनों खाओगे क्या? रहोगे कहाँ? मैं तो समझ रहा था कि दिल्ली में राकेश कोई नौकरी करता होगा, उसके पास रहने का अपना कोई ठिकाना होगा। दिल्ली में हम सिले सिलाई कपड़ों का व्यवसाय करेंगे। सुना है कि दिल्ली में यदि संपर्क सूत्र अच्छे बन जाएं तो विदेशों में तैयार वस्त्र निर्यात करके लाखों के वारे न्यारे किए जा सकते हैं। ठीक सुना है तुमने बेटी, मेरा मन भी चला गया था। जरूर लाखों के वारे न्यारे किए जा सकते हैं यदि संपर्क सूत्र अच्छा हो जाए तो। लेकिन संपर्क सूत्र अर्थ जानती हो तुम? हाँ क्यों नहीं। संपर्क सूत्र बढ़ने का अर्थ है लोगों से जान
पहचान हो जाना। नहीं, मैंने कठोरता से कहा, कभी कभी इस शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं, यानी शून्य अर्जित करने के लिए आपको अकारण मिटा डालना, एक ऐसी नदी बन जाना जिसका उद्गम तो होता है किंतु कोई सम्मानजनक अंत नहीं होता। गाजियाबाद स्टेशन निकल चुका था, हम दिल्ली के निकट पहुंच रहे थे। मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था। मैं अमला से कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या कहना चाहता था, क्यों कहना चाहता था, इसकी कोई साफ तस्वीर उभर कर मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रही थी। लेकिन बेटी, व्यापार के लिए धन चाहिए, कितना रुपया होगा तुम दोनों के पास? राकेश के पास क्या है? एक तरह से कुछ भी नहीं, अमला ने उत्तर दिया। वो कह रहा था कि मैं अपनी माँ के कुछ जेवर तथा पिताजी की सेब से व्यापार लाया कुछ रुपए ले चलो। आखिर बाद में वह सब कुछ मेरा और बड़े भैया का ही तो होगा। कल मिलने वाली चीज को आज लेने में क्या हर्ज है? मुझे कुछ और पूछने का अवसर दिए बगैर वह कहती गई, लेकिन मैं उन सब से घृणा करती हूँ, उनका रुपया, पैसा, जेवर आदि। मैं अपने भावी जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं रखना चाहती जिसमें माता पिता की स्मृति जुड़ी हो। मैं अपने साथ जेब खर्च से बचाए हुए 100 रुपयों के अलावा और कुछ लेकर नहीं आई। मैंने राकेश से साफ साफ कह दिया था कि हम अपना आने वाला जीवन अपने हाथों से, अपने साधनों से बनाएंगे। तुम्हारी यह बात क्या राकेश को अच्छी लगी थी? मैंने पूछा। शायद नहीं, उसने कुछ सोचा, फिर बोली, बल्कि वह जेवर तथा रुपया न लाने की बात पर काफी नाराज भी हुआ था। फिर क्या? वह दोनों आंखें मूंदे सोचता रहा, फिर मुझसे बोला, हमला, जब तुम साथ हो तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुमने उससे साफ साफ पूछा नहीं? कहानी, उपन्यास तथा फिल्मों में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में आदमी को अपने विवेक व अपने श्रम से सब कुछ ठीक करना पड़ता है। आप समझते क्यों नहीं? फिर कुछ रुक कर वो बोली, मुझे उस पर विश्वास है। फिर भी बेटी, मैंने आज तक अविश्वासघात होते नहीं देखा। जब भी घात हुआ है विश्वास के साथ ही हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। ट्रेन यमुना के पुल से गुजर रही थी। हमारे पास समय बहुत कम बचा था। रात के 1:35 हो चुके थे। मैंने हिम्मत बटोरकर अमला से पूछा, बेटी, मुझ पर भरोसा रखकर क्या मेरी एक बात मानोगी? हाँ कहिए। आज रात तुम मेरे घर चलो, तुम्हारे राकेश को भी हम अपने साथ ले चलेंगे। मगर मत कहो, हाँ कह दो। वहाँ तुम अपनी चाची के साथ सोना। न जाने किस प्रेरणा से अमला मेरी बेटी संदेह की तरह मेरे प्रति आज्ञाकारिणी हो गई। बोली, ठीक है, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो आपकी बात मान ही लेती हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकास द्वार पर राकेश अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। लंबे तगड़े, छोटी छोटी खसखसी दाढ़ी तथा बारीक तरह से बालों वाले राकेश के दोस्त मुझे अजीब लगे। राकेश ने मुझे अनदेखा करते हुए कहा, अमला चलो टैक्सी में बैठो, हम होटल चलते हैं, पहले ही काफी देर हो चुकी है। राकेश को अपना परिचय पत्र थमाते हुए मैंने कहा, अमला मेरे साथ जा रही है, कल तुम मेरे घर आना, बाकी की बातें वहीं करेंगे। तीनों दाढ़ी वाले सफेद पोस मेरा रास्ता रोककर लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहे थे। इसी बीच मेरा बेटा आ पहुंचा। उन तीनों में से एक मुझसे बोला, यह लड़की लखनऊ से दिल्ली आपके घर में सोने के लिए नहीं आई है। उन तीनों को देखकर अमला के होश उड़ते दिखाई दे रहे थे। वो बोली, राकेश, मैं चाचा जी के घर ही रहूंगी, तुम कर मुझसे इनके यहाँ मिलना। मुझे लगा कि कुछ दंगा फसाद होने वाला है और मेरा बेटा इस सब के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। इसी बीच भागते हुए 2 सिपाही हमारे पास आए। मुझे कुछ कहने का अवसर दिए भी नहीं, अमला ने उन सिपाहियों से कहा, कृपया हमें हमारे घर पहुंचाने में मदद कीजिए। मैं नहीं जानती कि ये लोग कौन है और क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हैं। मैंने भी उन्हें अपना परिचय दिया। वे हमें हमारी कार तक पहुंचा गए। न जाने क्यों राकेश इस दौरान मौन रहा। अगले दिन राकेश के दोस्तों ने धमकी भरे फोन आने के बाद अमला को पूरी तरह एहसास हुआ कि वह अजगरों के मुंह में जाने से बाल बाल बची। बाकी का काम मेरी पत्नी ने किया। उसने अमला से कहा, मेरी मुन्नी, आदमी का दुख दीपक की तरह होता है, वह खुद अपने आप को पल पल जलाकर दूसरों को प्रकाश देता रहता है। लौट जाओ अपने घर, स्वयं जलकर अपने घर को अपनी ज्योति सी अलौकिक कर दो। लेकिन चाचा जी, मैं कैसे, किस मुंह से वापस जाऊं? तुम्हारी वापसी पूरे मान सम्मान के साथ वापसी होगी। हमारा काम है, जैसे भी हो इसे हम करेंगे। मेरी पत्नी उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, जीना जीते रहना जिंदगी की शर्त है। जब साथ चलने वाला कोई ना मिले तो वीरांगना को अपनी हमसफर बना लो। बेटी, तुम मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। अमला को मैं 4 दिनों बाद उसके घर वापस पहुंचा आया। उसके माता पिता को मैंने टेलीफोन से पहले ही सब कुछ समझा दिया था। पिछले 5 साल से उसके पत्र मेरे तथा मेरी पत्नी के नाम आते रहते हैं। अभी कल ही उसका पत्र मेरी पत्नी के पास आया था। चाची जी, मैं केंद्रीय सचिवालय की सेवाओं हेतु चुन ली गई हूँ। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। मेरी पत्नी मुस्कुराकर मुझसे कहती है, अब तक एक थी, अब हुक्म बजाने वाली एक और हो गई। चलूं कमरा ठीक करो, आखिर हुक्म तो हुक्म ही है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।